आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। खास तौर से इसमें बात की जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इससे पहले इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की हम बात कर चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी तो उसके वीडियो जो है आ चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है मार्क्स बूस्टर की सीरीज में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग ब्रह्मांड से। ठीक है, तो ब्रह्मांड में आखिर है क्या? तो ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाओं का एक समूह है। ठीक, मतलब कि इसमें 10 टू पावर 11 आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, तो आकाश गंगाओं का एक समूह है जिनकी संख्या 10 पर घाते 11 है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 13.6 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो निरंतर हो ही रहा है। तो ब्रह्मांड जो है वो अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वमान्य थ्योरी है, सिद्धांत है, वह है बिग बैंग थ्योरी। ठीक, जिसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटियर हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम पूछा भी जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो जॉर्ज लेमेंटियर। अब हम बात करेंगे कि जो आकाश गंगा होती है वह क्या होती है। ठीक, तो आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी इंग्लिश में बोला जाता है वह तारों का विशाल समूह होता है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में 10 टू पावर 11 आकाश गंगाएं हैं और हर एक आकाश गंगा में तारों की जो संख्या है वो 10 पे घाते 11 बताई जाती है। तो इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में टोटल तारों की अगर संख्या बताया जाए तो कितना बताएंगे आप? तो पूरे ब्रह्मांड में टोटल स्टार्स की संख्या होगी 10 टू पावर 22। तो अब इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। तो प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं और इसकी आकृति अनेकों प्रकार की होती है। तो जैसे हम अपना एग्जाम्पल लें, मतलब कि अपना एग्जाम्पल मतलब कि जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है मंदाकिनी है और इसका आकार सर्पिलाकार है और इसी में हमारा सौर मंडल स्थित है। तो हम जो है जिस तारामंडल में रहते हैं वो है सौर मंडल, मतलब कि हमारा जो स्टार है, हमारा जो तारा है वो है सूरज और इसी वजह से इसको जो है सौर मंडल बोला जाता है। ठीक, सौर मंडल के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और सौरमंडल के अगर हम बात करें तो यह ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाश पिंडों का समूह है। सौरमंडल के निर्माण की बात करें तो ये 4.6 अरब वर्ष पहले ये बना हुआ है और समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो हमारे सौरमंडल में जो स्टार है वह सूर्य है। ठीक, सन है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इस सौरमंडल का क्या है? सूर्य है। अब हम बात करेंगे ग्रहों के क्लासिफिकेशन को लेकर। ठीक है, तो ग्रह जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, आंतरिक धात्विक या पार्थिव ग्रह और दूसरा बाह्य गैसी और जोवियन ग्रह। ठीक, तो आंतरिक धात्विक और पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। ठीक है, बाह्य गैसी या जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कहे जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रहों का वर्गीकरण है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, जैसे मान लें कि यहाँ पे सन है तो सन के सबसे करीब वाला ग्रह क्या हो गया? बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक, आकार के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम देखें घटते क्रम में तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, फिर शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यह क्रम याद रखना है। अब हम बात करेंगे अपने ग्लोब पे जो रेखाएं हैं। ठीक है, तो अपने ग्लोब पे दो तरीके की रेखाएं जो है खींची जाती हैं, एक हॉरिजॉन्टल काल्पनिक रेखाएं और एक जो है वर्टिकल। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं उनको जो है अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं और जो वर्टिकल्स हैं उनको हम देशांतरी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतरी रेखाएं, जिनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोला जाता है। ठीक है, और अक्षांशीय रेखा को लैटिट्यूडनल लाइन बोला जाता है। ठीक, तो अक्षांश के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या है? समानांतर रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं ये। ठीक है, विषुवत वृत्त से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से ये कोणीय दूरी है। ठीक है, और दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगर ग्लोब पे टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो आप 179 बताइएगा।
अब हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी को जो है वो दो पोल में क्लासिफाई किया गया, ये है नॉर्दर्न पोल और इधर जो है सदर्न पोल है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। अब 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक, उसके ऊपर जो है ये उत्तरी शीत कटिबंध पाया जाता है, ये वाला क्षेत्र उत्तरी शीत कटिबंध। उसी तरीके से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो ये क्षेत्र है यह कहलाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। और इस कर्क रेखा, ये वाला जो है, इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र कहलाता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ट्रॉपिकल बेल्ट कहलाता है, ठीक है। कहाँ? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला है। अब उसी तरह जिस तरीके से हमने जो है यह यहाँ से अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर का इधर वाला पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इक्वेटर के इधर साउथ में जो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पढ़ा, तो उसी तरीके से दक्षिण में भी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। कहाँ से कहाँ तक? 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश तक, ठीक है। और उसी तरीके से दक्षिणी शीत कटिबंध क्या है? 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से सदर्न लैटिट्यूड, मतलब दक्षिणी अक्षांश से लेकर ये पोल तक, ठीक। तो ये जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो है जो ताप कटिबंध है उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो देशांतर रेखा है। तो देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह विषुवत रेखा पर होती है। अब इसका कारण क्या है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह विषुवत रेखा पे होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी जो है वह मतलब कि चपटी है, ठीक। तो ध्रुवों पे जो है वो चपटी है और इक्वेटर पे जो है ये थोड़ा उभार टाइप का है। तो इस वजह से अगर आप देशांतर की बात करेंगे, ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में अगर इक्वेटर के पे आएंगे तो वहाँ पे विषुवत रेखा पे आएंगे तो वहाँ पे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम कहाँ होगी? पोल पे होगी, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल, ठीक। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान यमोत्तर कहलाती है। वहीं से जो है वो GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो खींचा गया है और ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो लंदन से गुजरती है, ठीक। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह 113 किलोमीटर अप्रॉक्स होती है, ठीक है। और कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 होती है और इनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है, ठीक है। जो भी देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई होगी बराबर होगी। वहीं पे अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई की अगर बात की जाए तो अगर वो विषुवत रेखा पे हैं तो वो सबसे लंबी होंगी, लेकिन ज्यों-ज्यों ये पोल पे पहुंचती जाती हैं तो अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई घटती चली जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी को जो है वो ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, नीला ग्रह, और सतह के 29% भाग पर स्थल है, ठीक है। तो लैंड एरिया जो है 29% है, 71% भाग पर जल है, वाटर है। इसका आकार जो है वो स्फेरॉइड है, ठीक है। तो ना तो ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, ध्रुवों पर यह चपटी है, ठीक है। औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। औसत त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना, ठीक है। तो इसकी जो पूरी संरचना है, आंतरिक संरचना, वो 3 भागों में विभक्त है। सबसे ऊपर जो है भूपर्पटी है, बीच में मेंटल है और नीचे जो है क्रोड है। जो भूपर्पटी है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक अपर और एक लोअर, ठीक है। इसी तरह से मेंटल भी अपर और लोअर मेंटल में, और क्रोड जो है आउटर कोर और इनर कोर, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, ठीक, वो जो अलग होता है वह है कोनराड डिसकंटिन्यूटी या कोनराड असांतत्य से, ठीक है। उसी तरीके से ये जो पूरा क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ तक ये क्या आएगा? ये पूरा क्या आएगा? क्रस्ट आएगा। तो क्रस्ट और मेंटल जिस डिसकंटिन्यूटी से अलग होते हैं वो है मोहो डिसकंटिन्यूटी,
जो कि 100 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। इसी तरीके से अपर मेंटल और लोअर मेंटल जो है वो रेपिटी डिसकंटिन्यूटी से अलग होता है, ये वाला ठीक है। और मेंटल और क्रूड जो अलग होता है वो भी याद रखिए, ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से, ठीक है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से मेंटल और क्रूड अलग होते हैं। अब आउटर कोर और जो इनर कोर है वह लेहमैन डिसकंटिन्यूटी से अलग होता है। अब इनकी जो अगर हम लोग गहराई अगर हम बात करें तो जो भूपर्पटी की जो गहराई पाई जाती है वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, और मेंटल जो है वो 100 किलोमीटर से लेकर 20 ये जो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, और जो क्रोड है या जो कोर है 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इनर कोर है वो है सॉलिड और जो आउटर कोर है वो है लिक्विड। अब हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट के बारे में, ठीक, भूपर्पटी के बारे में। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग, इसको हमने देखा भी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यह जो है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। मोटाई जो है 0 से 100 किलोमीटर है। यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है जिसको सियाल कहते हैं। औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% है। कितना? 1% है, ठीक है। मेंटल की बात करते हैं तो भूपर्पटी के नीचे वाला भाग क्या है? मेंटल था। मोह अशांतता, मतलब कि मोह जो डिसकंटिन्यूटी है उससे 3900 किलोमीटर गहराई तक ये पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम से ये निर्मित है जिसको सीमा बोलते हैं। घनत्व इसका 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। तो अगर आपसे तीनों लेयर में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन है तो वो है मेंटल, 83%। पूरे वॉल्यूम का, पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम का 83% क्या है? मेंटल है। अब हम बात करेंगे क्रोड के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत क्या कहलाएगी? क्रोड कहलाती है। मोटाई जो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से लेकर 6378 किलोमीटर तक है। इसमें जो है निकिल और लोहे पाए जाते हैं, मतलब कि ये नाइफ से निर्मित है, ठीक है। तो निकिल का संकेत जो होता है Na होता है और लोहे का Fe होता है। औसत घनत्व जो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस होता है जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया, और बाह्य क्रोड जो होता है वो लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का यह जो है वो 16% होता है, ठीक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वह पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित थी। अब हम लोग बात करेंगे भूकंप के बारे में, ठीक है। तो भूकंप जो उद्गम केंद्र होता है उसको बोलते हैं अवकेंद्र, ठीक है। और इसका अर्थ, भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, ठीक है। तो पृथ्वी का कंपन जो है वो भूकंप है, और उद्गम केंद्र जो है अवकेंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र क्या है? जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा मैप में देखिए, ठीक। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, मान लें कि इसका ये जो केंद्र है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है। और यहाँ से ओरिजिनेट होकर पृथ्वी की सतह पे सबसे पहले जहाँ पे पहुँचता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर, ठीक है। और इसी एपी सेंटर को अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक। तो उद्गम जहाँ से होता है अवकेंद्र बोलते हैं, इसको फोकस बोला जाता है इंग्लिश में। और अधिकेंद्र कहाँ है? एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की वेव पहुँचती है। अब पता कैसे चलता है? देखिए, जब भूकंप आने वाला होता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा जो है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, या एक इसकी पहचान है। भूकंप के आने का कारण क्या है? दो कारण होते हैं, एक नेचुरल है और एक जो है मानवीय कारण है, ठीक है। तो नेचुरल में क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है। फॉल्ट जो माउंटेन है उनकी वजह से होता है, ठीक है। विवर्तनिक अस्थिरता आदि के कारण से जो है वो भूकंप आते हैं। अगर मैन मेड रीज़न बोला जाए, ठीक है, मानवीय कारण बोला जाए, तो परमाणु परीक्षण की वजह से अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशयों एवं सड़कों के निर्माण से भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंपी तरंगों की अगर हम लोग बात करें तो भूगर्भिक तरंगे हैं और धरातली तरंगे हैं या एल तरंग है, ठीक है। जो भूगर्भिक तरंगे हैं वो दो तरीके के हैं मेनली। एक है पी तरंग, पी वेव, जिसको प्राइमरी वेव बोला जाता है, और दूसरा है एस वेव, जिसको सेकेंडरी या द्वितीयक वेव बोलते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे जो प्राइमरी वेव होती है, पी तरंग होती है, उनकी क्या खासियत होती है, ठीक है। तो देखिए, सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं और इसी वजह से सबसे पहले पहुंचती हैं, तो इसी वजह से इनको प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, ठीक है। और इनकी स्पीड 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इस वजह से प्राथमिक है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर जाती हैं, ठीक है। और ठोस पदार्थों में इनकी गति जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य मतलब कि ये साउंड के समान तरंगे हैं, ठीक है। कंपन की दिशा तरंग की गति के समानांतर होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगों का लक्षण भी होता है, ठीक है। शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग के बारे में, ठीक है। इसकी गति जो है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती हैं। अब हम आगे बात करते हैं धरातली या एल तरंगे। तो धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, क्या? एल तरंगे। और सबसे कम वेग होता है, तो सबसे कम वेग होता है, इसी वजह से तो ये सबसे बाद में पहुंचती हैं। ये पूरे धरातल का भ्रमण करती हैं। सबसे लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे पूछा जाए पी वेव, एस वेव और एल वेव में, तो ये वाली तरंग है एल वेव, ठीक है, एल वेव। तो इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं और इमारतें गिर जाती हैं, ठीक। और इनकी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी, जो विश्व में जो ज्वालामुखी हैं और उनके स्थान, मतलब वो कहाँ स्थित हैं। तो यह है ज्वालामुखी और किस देश में पाई जाती हैं ये ज्वालामुखी, उनका नाम, ठीक है। तो विसुवियस ये इटली में है, फ्यूजियामा जापान में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट एटना सिसिली द्वीप जो कि इटली में है, मोना लोआ हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है, किलायू हवाई द्वीप यूएसए में ही है, मेरापी ये कई बार पूछा गया है, मेरापी यह इंडोनेशिया में, कहाँ? इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडोनेशिया में है। इस्तांबुली जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेगा इस्तांबुली जो कि इटली में है। माउंट पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। इसके अलावा देमबंद ईरान में है, को सुल्तान पाकिस्तान में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में है, सबनकामा पेरू में है, ठीक है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका में है, किनाबालू मलेशिया में, अल बुर्ज ईरान में है। और आगे जो है ये देखिए पेरिकुटिन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिको में। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो। माउंट सस्ता यूएसए में, पोपोकेटिपिटल मैक्सिको में है, कोलिमा मैक्सिको में, माउंट रेनियर यूएसए में, माउंट ताल फिलीपींस में। अब आगे देखते हैं, ओके 3 और बच गए। माउंट सिनाम्बुंग ये है इंडोनेशिया में, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में, एकांकगुआ ये है अर्जेंटीना में। तो ये इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर ये नाम जो है घूमते रहते हैं और पूछा भी जाता है कि ये किस देश में। कभी कभी जो है वो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके साथ भी ये प्रश्न आते हैं। अब हम बात करेंगे चट्टानों के प्रकार। थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं, ठीक। चट्टानों के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए चट्टानें जो 3 प्रकार की होती हैं, अग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक, ठीक, अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक, और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें जिनको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो अग्नेय चट्टानें क्या होती हैं उनको देखते हैं। देखिए ये मैग्मा या लावा से निर्मित होते हैं, या परत रहित, ये ध्यान रखिएगा, ये परत रहित, जीवाश्म रहित और कठोर चट्टानें हैं। इसके अलावा इनमें लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का स्रोत होता है। ये हो गई इग्नियस रॉक। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के क्या लक्षण हैं। तो आग्नेय चट्टाने के अपक्षय मतलब कि इरोजन और विदरिंग से जो है क्या बनती हैं? अवसादी चट्टानें बनती हैं। ये परतदार होती हैं, देखिए ये परतदार होती हैं, वो जीवाश्म युक्त होती हैं, मतलब इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो जो भी फॉसिल फ्यूल हैं, कोयला, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ये सब जो है सेडिमेंट्री रॉक से ही निकलती हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि का सोर्स क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। अब हम बात करेंगे जो मेटामॉर्फिक रॉक है उनके बारे में। तो ताप ये बनती कैसे हैं? ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। कठोर एवं दृढ़ चट्टानें हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय था। अब हम जानेंगे कि अग्नेय चट्टानों का जो रूपांतरण होता है उससे जो बनती हैं वो कौन सी चट्टानें होती हैं। तो अग्नेय बेसाल्ट रॉक है, ठीक है। इससे जो मेटामॉर्फाइज्ड होकर जो चट्टान बनती है वो सिस्ट है। क्या है? सिस्ट। बेसाल्ट से
एम्फीबोलाइट बनती है, ग्रेनाइट से नीस बनता है। इसी तरीके से औसादी के रूपांतरण से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो देखिए, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, सेल एवं क्ले से स्लेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला बनता है, चाक डोलोमाइट से संगमरमर का निर्माण होता है, कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट का और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट एवं हीरा का निर्माण होता है। कायांतरी चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी बनती है? स्लेट से जो है फाइलाइट बनता है, फाइलाइट से जो है सिस्ट का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा को पहले देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा, जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78.08%। दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है जो कि 20.95% पाया जाता है। आर्गन की मात्रा 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। इसके अलावा जो अन्य गैसें हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। नियॉन की बात करें तो नियॉन जो है 0.001818%, हीलियम 0.0002%, क्रिप्टॉन 0.0001%, हाइड्रोजन 0.000055, जीरान 0.000009, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ ये जो है इनको जो है याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। आप एटलीस्ट ये वाली जो है गैसें इनका परसेंटेज ज़रूर याद रखिए, ठीक। इनका नाम जो है आप यहाँ तक वाली जो गैसेस हैं इनका परसेंटेज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग विश्व के महाद्वीप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। घटते क्रम के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अब हम बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं और किन देशों के बीच में हैं उनके बारे में। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है जो कि 1914 में खींची गई थी। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरन रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में है। मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। हिंडनबर्ग जर्मनी एवं बेल्जियम के बीच में है। 38 जो पैरेलल लाइन है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा जो 49th पैरेलल लाइन है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है। अब हम बात करेंगे विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में। तो इधर जो है वो पर्वत श्रेणी का नाम दिया हुआ है, वह कहाँ स्थित है ये दिया गया है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है ये। तो ये भी जो है कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। एंडीज़ पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकगुआ है। क्या है? एकांकगुआ। रॉकी की बात करें पश्चिम उत्तर अमेरिका में है। ये माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय एशिया में है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है इसकी, ठीक है। आल्प्स की बात करें तो ये मध्य यूरोप में है। माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी आल्प जो है ध्यान दीजिएगा, जो साउथ आल्प्स है वो न्यूजीलैंड में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कुक या ओवो रॉकी। इसी तरीके से हम लोग जो है एटलस की बात करेंगे। एटलस जो है उत्तर पश्चिम अफ्रीका, मतलब कि ये फैला हुआ है पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। माउंट टाउबकाल, ठीक है। क्या? एटलस की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टाउबकाल। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है और कोसियुस्को, क्या? कोसियुस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत की बात करें तो ये अंटार्कटिका में है। माउंट विंसन मैसिफ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कॉस्केड यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है। अब माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कॉकेसस यह रूस में है और एल्ब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यूराल की बात करें तो यह जो है मध्य रूस में है और गोरा नैरोडनाय या इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ड्रैकेंसबर्ग यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है, ठीक है। जाग्रोश ईरान में फैला हुआ पर्वत है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब हम अगले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जूरा जो है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। जूरा पर्वत। पेरिनीस ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। कैंटाब्रियन स्पेन में है। मैकेंजी कनाडा में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। ब्लैक पर्वत या ब्लैक माउंटेन ये है यूएसए में। अलेघनी ये भी यूएसए अमेरिका में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत के बारे में, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए सियरा नेवादा
जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है। ब्लॉक माउंटेन है उसका एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ये भी इसका एग्जाम्पल है। वासजेस फ्रांस में है। शॉर्ट रेंज पाकिस्तान में है। वासाच रेंज यूएसए में है। ये ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो अरावली है जो कि भारत में है। अल्पेशियन जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में है। पेन्नाई यूरोप में है। अब हम बात करेंगे विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, माउंटेन रेंज की। तो पर्वत श्रेणी एक तरफ दिया और उनकी लंबाई दी हुई है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज जो कि 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रॉकी दूसरे नंबर पे है 4800 किलोमीटर। हिमालय जो है वो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति देखेंगे। इधर पठार है और कहाँ स्थित है ये है। तो शान पठार म्यांमार में है। पोतवार पठार, पोतवार प्लेटू पाकिस्तान में है। पिडमॉन्ट यूएसए में। पेटागोनिया पठार दक्षिणी अमेरिका। ओजार्क पठार यूएसए। कोलंबिया का पठार यूएसए में। पामीर पठार जो कि संसार का छत कहला जाता है, वर्ल्ड का रूफ कहलाता है पामीर पठार, यह मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। मेसेटा पठार स्पेन में है, आइबेरियन प्रायद्वीप में। चियापास पठार मैक्सिको में है। आगे हम लोग बात करें अबिसिनिया का पठार। अबिसिनिया का पठार यूपीएससी ने भी पूछा है। यह इथोपिया और सोमालिया में फैला हुआ है। अनातोलिया का पठार तुर्की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेट बेसिन पठार जो है यूएसए जो कि कोलंबिया और कोलोराडो नदी के बीच में है। विश्व की प्रमुख जो घाटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इधर जो है वैली दिया हुआ है, इधर जो है वो कहाँ पे फैली हैं, ये कहाँ पे हैं, ये दिया गया है, ठीक। तो स्वाद वैली ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो स्वाद वैली जो है पाकिस्तान में है। डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है। पंजसीर घाटी उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में है जो कि काबुल के नॉर्थ में है। टेलर वैली अंटार्कटिका में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेलर वैली, ठीक है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है। राजाओं की घाटी मिस्र, राजाओं की घाटी मिस्र में। अब हम जो मृतक घाटी है जिसको डेथ वैली बोला जाता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यह जो है रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है और कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क है। क्या, जो डेथ वैली नेशनल पार्क है वो यूएसए के मोजावे डेजर्ट में है। अन्य नाम क्या है इसका, शैतान का गोल्फ कोर्स भी बोला जाता है। देखिए शैतान का गोल्फ कोर्स पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, डेथ वैली। शुष्कतम घाटी है, ठीक है, बहुत ही ड्राई है। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, बारिश होती है, बहुत ही कम होती है। अब हम बात करेंगे जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन है उसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र वाला यह जो है ये बेसिन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में है। ये ग्रेट बेसिन के बारे में बात करते हैं। यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में यह स्थित है और रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच में है। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेशों में। अगर आपको ब्लाइंड वैली अगर पूछा जाए तो कहाँ मिलेंगे, कास्ट प्रदेशों में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया, ठीक। एशिया के प्रमुख मरुस्थल को देख लेते हैं। इधर जो है मरुस्थल है और ये जहाँ स्थित है। तो थार जो है वो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। तकला माकन जो है वो चीन में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। रब अल खाली और अल नाफुद हमद या सऊदी अरब में है। दस्ते लूट और दस्ते कबीर ईरान में स्थित है। नेजेव इज़राइल में है। क्या, नेजेव इज़राइल में है। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल, ठीक, इधर मरुस्थल है और इधर उनकी स्थिति है। कालाहारी डेजर्ट की अगर हम बात करें तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका में है। नामीब नामीबिया में है। नूबियन सूडान और इरिट्रिया में है, ठीक, कहाँ, इरिट्रिया। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे जो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में, ठीक है। तो मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन ये सब यूएसए में स्थित हैं। थॉम्सन जो है वो कनाडा में है। सोनोरन, चीहू आहुआ ये यूएसए एवं मैक्सिको में ये फैला हुआ डेजर्ट है। दक्षिण अमेरिका के जो प्रमुख डेजर्ट्स हैं उसमें पेटागोनिया का डेजर्ट है जो कि अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। आटाकामा का डेजर्ट चिली और पेरू में फैला हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख डेजर्ट्स हैं ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन ये सब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हैं।
मरुस्थल के बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल जो है वो सहारा है। तो सबसे बड़ा अगर आपसे मरुस्थल पूछा जाए तो वो सहारा है, ठीक, ध्रुव प्रदेश को छोड़ दिया है तब। और सबसे शुष्क मरुस्थल जो है आटाकामा का डेजर्ट है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है? ये अपना थार डेजर्ट। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी क्या है? थार है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे घना जो मरुस्थल है वो कौन सा है? वो थार है। अब हम बात करेंगे जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उनके बारे में, ठीक है। तो कंपास जो है वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में पाई जाती हैं, ठीक। सवाना जो है वो ईस्ट अफ्रीका में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, लानोज जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में जो ट्रॉपिकल ग्रास है लानोज के नाम से जानी जाती है। पार्कलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जानी जाती है, क्या? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सेराडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेराडो जो है वो ब्राज़ील की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है। तो प्रेरी नॉर्थ अमेरिका की, स्टेपीज यूरेशिया की, पंपास अर्जेंटीना की, वेल्ड साउथ अफ्रीका की और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की, पुस्ताज हंगरी की टेम्परेट ग्रासलैंड है। अगले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना और उसके परतों के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर इस तरीके से जो है वो वायुमंडल जो है वो क्या है? बटा हुआ है। तो सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाती है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे बाहर जो बहिर्मंडल, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की सतह से लेकर 8 से 18 किलोमीटर के बीच वाला जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है, जिसको क्षोभ मंडल हिंदी में बोलते हैं। और 18 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच वाला जो होता है वह समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ठीक है। 50 से लेकर जो 80 किलोमीटर वाला जो है वो मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। और 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर जो है वो आयन मंडल का क्षेत्र है। 400 किलोमीटर से ऊपर जो है वो क्या है? बहिर्मंडल है। अब हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है। तो देखिए पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है और जैसा कि मैंने बताया कि किस जोन में मिलता है ये वायुमंडल के? तो समतापमंडल में, ठीक है, या स्ट्रेटोस्फीयर में। मुख्यतः 15 से लेकर 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में क्या होता है? ये ओजोन लेयर पाई जाती है। अब अन्य फैक्ट्स देखते हैं। देखिए पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट आती है तो उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और यह घटना होती है 3 या 4 जनवरी के आसपास। उसी तरीके से पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर की स्थिति में होती है तो वह कहलाता है अपसौर। और यह घटना घटती है 3 या 4 जुलाई को, ठीक। अब हम बात करेंगे सबसे छोटे बड़े दिन के बारे में, ठीक है। तो 21 जून की डेट को देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, ठीक है। और सबसे छोटी रात होती है, ठीक। तो जब सबसे बड़ा अगर दिन होगा तो रात क्या होगी? सबसे छोटी होगी। कब? 21 जून को, ठीक। लेकिन उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है, वह 21 जून को होगा दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे बड़ी रात क्या होगी? वह 21 जून को होगी। 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है दक्षिणी गोलार्ध में? तो 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। क्या? उत्तरी गोलार्ध में। क्या? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर और सबसे बड़ी रात होती है। अब हम लोग जो है इक्विनॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर यह जो 2 डेट है यह ऐसी है जहाँ पे दोनों गोलार्ध मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में दिन और रात समान होते हैं। अब हम बात करेंगे जो प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं उनके बारे में, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री साउथ ये हमारा जो है इनके बीच में ये पेटियां पाई जाती हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो जो तापजन्य पेटी है या उच्च दाब की पेटी है, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है तापजन्य, गतिजन्य, गतिजन पेटी, तापजन्य, गतिजन और तापजन पेटी के रूप में इसको जो है बताया गया है। तापजन से मतलब है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, ध्यान दीजिएगा, हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो तापजन का मतलब कि यहाँ पे जो एयर का जो मूवमेंट होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। और गतिजन का मतलब कि जो है डायनेमिकली इंड्यूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर फैक्टर नहीं होगा गतिजन पेटियों में। तो
इस तरीके से जो है वो हवाओं का चलने का क्रम है। जैसे आप अगर हम यहाँ से देखें 0 डिग्री, ये जो है वो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, ठीक है। तो इन यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और इधर जो है 23.5 डिग्री अगर साउथ की बात किया जाए तो इसमें जो है व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड वाला ये जोन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। ये फैक्ट्स को अभी फ़िलहाल यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसमें जो है वो रटने, इसके लिए जो हमारा जो स्पेशल जो लेक्चर है, ठीक, वायदा पेटियों को जिसको डिटेल में समझना होता है वहाँ पे समझना इसको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है जिसको लिख के समझाया जा सके, तो ठीक है। तो जो हमारा वीडियो है वायदा पेटियों पे उसको आप देखें तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। आगे हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक। गर्म स्थानीय पौने और संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चिनुक, ये जो लिस्ट है वो जो गर्म हवाएं हैं, ठीक है, जो लोकल विंड्स हैं, वार्म लोकल विंड्स, उनका नाम दिया होता है। चिनुक जो है वो रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में बहता है। सिराको हवा उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में बहने वाली गर्म हवा है। फॉन जो है ये भी गर्म हवा है जो आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल मुख्यतः स्विट्जरलैंड में बहती है। सिसुम यह अरब के रेगिस्तान में बहती है। हबूब उत्तरी सूडान जो कि खार्तूम है वाला एरिया वहाँ पे बहती है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया रेगिस्तान में बहती है। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बहती है। क्या? नॉर्वेस्टर, ये भी जो है वार्म लोकल विंड है। यामो जापान में बहती है। खमसिन मिस्र का उत्तरी भाग। अब हम जो है लोकल विंड्स की बात करेंगे जो कि ठंडी है। मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस एवं रोन घाटी में बहती है। बोरा जो है एड्रियाटिक सागर पूर्वी तट में बहती है। ब्लिजार्ड जो है वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया और कनाडा यूएसए में बहती है। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम देते हैं तो चक्रवात जो हिंद महासागर में चक्रवात कहलाते हैं। हरिकेन अटलांटिक महासागर में कहलाते हैं। टाइफून पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में कहलाते हैं। विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहलाते हैं। महासागर को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो महासागर का क्षेत्रफल के घटते क्रम में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पर, हिंद महासागर तीसरे पे और दक्षिणी महासागर जो है चौथे पे और आर्कटिक महासागर जो है 5वें क्रम में आता है। प्रशांत महासागर के जो प्रमुख गर्त हैं उनके बारे में बात करते हैं तो मरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा गर्त है 11,033 मीटर है, ठीक, इसकी गहराई। क्यूराइल गर्त, कर्मिडक गर्त, टोंगा गर्त और एल्यूशन गर्त जो है सारे ये पैसिफिक ओशियन के क्या हैं? ट्रेंच हैं, गर्त हैं। अटलांटिक महासागर के गर्त की बात करें तो प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांच गर्त, सैंडविच गर्त, ये क्या हैं? अटलांटिक ओशियन के ट्रेंच हैं। सुंडा गर्त की बात करें तो हिंद महासागर का प्रमुख गर्त है। क्या? सुंडा गर्त, डायमेटिना गर्त और जावा गर्त। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। तो धाराएं दो तरीके होते हैं, ठंडी और गर्म। तो ठंडी धाराओं में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह, विषुवत रेखीय धारा और अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, ये जो है वो वार्म करंट है, ठीक है। प्रशांत महासागर की धाराओं की बात करें तो ठंडी में है क्यूराइल धारा, वासियो कैलिफोर्निया धारा, पेरू हम्बोल्ट धारा, ठीक है। गर्म धाराओं में उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, क्यूरोशियो धारा, सुसीमा धारा, अल्यूशन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर की ठंडी और गर्म धाराओं को देख लेते हैं। तो ठंडी धारा में लेब्राडोर की धारा, कनारी धारा, फाकलैंड धारा, बेगुला धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा, ये एग्जाम्पल हैं ठंडी। गर्म को देखते हैं, उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा धारा, नॉर्वे धारा, ब्राज़ील धारा और इरमिंग धारा, ठीक है। अब बात करेंगे काला सागर को घेरे हुए देशों के बारे में। तो ब्लैक सी को घेरे हुए देश कौन कौन से हैं? यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस। तो ये जो है 6 देश काला सागर को घेरे हुए हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जिन सागर महासागरों को जो घेरे हुए देश हैं, तटीय देशों का नाम पूछा जाता है, उनकी संख्या भी पूछी जाती है। अब इसी तरीके से बात करेंगे कि कैस्पियन सागर को घेरे हुए देश कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान, ये 5 देश। अब हम बात करेंगे अगले
कुछ और जो सागर हैं उनके बारे में, अरल सागर के बारे में भी पूछा जाता है। अरल सागर को घेरे हुए कौन है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के बीच में अरल सागर स्थित है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लवणता वाला क्षेत्र, ठीक है, वो कौन सा है, तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो तुर्की की वान झील के आता है। वहाँ पे जो लवणता है वो 330 पीपीटी है, मतलब कि पार्टिकल पर 1000 है। वहीं पे दूसरे नंबर पे मृत सागर है, 238 पीपीटी है। यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो 220 पीपीटी है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो डेड सी है मृत सागर, उसको घेरे हुए कौन कौन से देश हैं, तो जॉर्डन और इजराइल। तो जॉर्डन और इजराइल से घिरा हुआ है डेड सी। अब जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नील नदी के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे अमेज़न है 6400 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेज़न बताइएगा, ठीक है। लेकिन लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है नील नदी। उसके बाद यांगसी रिवर 6300 किलोमीटर है और मिसिसिपी की लंबाई है 6270 किलोमीटर, यूएसए की रिवर है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्या होगी, नील नदी। और प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी क्या हो गई, अमेजन नदी, जो अभी हमने बात की। यांगसी रिवर के बारे में सेपरेटली बात करते हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, यांगसी। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र मतलब कि कहाँ बहती है, तो चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में जाकर मिल जाती है। मेकांग रिवर की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न आता है। इसका उद्गम जो है तिब्बत का पठार है और जिन जिन देशों में होकर ये बहती है उनको जानिए। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक, कि मेकांग रिवर जो है निम्नलिखित में से किन किन देशों से बहती है, तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। और कहाँ जाके गिरती है, तो दक्षिण चीन सागर जो साउथ चाइना सी है उसमें जाके गिर जाती है। साल्विन नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसका भी उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से ही है, तिब्बत से है। म्यांमार और थाईलैंड के बीच यह सीमा निर्धारण का काम करती है। तो जैसा कि हमने बताया है कि जो रिवर होते हैं, पहाड़ होते हैं, यह जो है दो देशों के बीच में सीमा निर्धारण का काम भी करते हैं। तो साल्विन नदी किसके किसके बीच में सीमा निर्धारण का काम करती है, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। अब ये जो है इंडियन ओशन में जाके गिरती है मर्तबान की खाड़ी में, तो बे ऑफ मर्तबान में जाके गिरती है साल्विन रिवर। आमो रिवर के बारे में बात करते हैं, तो आमो रिवर जो है चीन और रूस के बीच में सीमा का निर्माण करती है और प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। कहाँ, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। इसी तरीके से हम लोग वोल्गा नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम जो है वल्दाई की पहाड़ी है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। डेनूब नदी की बात करें, इसका उद्गम जर्मनी से है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह जाके गिरती है ब्लैक सी में। यूराल रिवर की बात करते हैं, इसका जो उद्गम है साउथ यूराल पर्वत है और कैस्पियन सागर में जाके यह मिलती है। नीपर या नाइपर नदी, इसका उद्गम मॉस्को के पश्चिमी भाग से, ठीक है, और ये भी ब्लैक सी में जाके गिरती है। राइन नदी की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका उद्गम जो है स्विस आल्प्स पर्वत है और यह एक रिफ्ट वैली से बहती है, जिससे भारत में नर्मदा रिवर जिस तरीके से भ्रंश घाटी में बहती है, उसी तरीके से राइन रिवर भी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यूरोप के सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है, ठीक है। तो बहुत ही हैवी ट्रैफिक होता है राइन रिवर में और यह जाके नॉर्थ सी में जाके मिलती है, ठीक है, उत्तरी सागर में। नील नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम जो है विक्टोरिया झील से है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और भूमध्य सागर मतलब कि मेडिटेरियन सी में जाके यह मिलती है। लिम्पोपो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटने वाली अगर कोई रिवर है तो लिम्पोपो। कांगो या जायरे रिवर की बात करते हैं, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इक्वेटर को 2 बार काटने वाली रिवर कौन सी है, कांगो या जायरे नदी। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, लिम्पोपो। जाम्बेजी नदी के बारे में बात करते हैं, तो विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है और करीबा बांध का निर्माण भी इसी नदी पर हो रहा है, ठीक है। तो विक्टोरिया जलप्रपात मतलब कि विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी नदी पे है और करीबा बांध का निर्माण भी इसी नदी पे हो रहा है। मिसिसिपी नदी, इसका उद्गम जो है इटास्का झील है, ठीक है, इटास्का लेक।
यह मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है और मिसिसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है, ध्यान रखिएगा जहाँ से प्रश्न आते हैं, यह पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करने वाली रिवर का क्या नाम है? मिसिसिपी। और किस देश में बहती है? यूएसए अमेरिका में। अब हम बात करेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र के बारे में। तो अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है। ठीक, तो अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण किन नदी के द्वारा होता है? मिसिसिपी मिसौरी के संयुक्त प्रयास से होता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। तो अगर नॉर्दर्न अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र आपसे पूछा जाए, ठीक, तो सबसे बड़ा नदी क्षेत्र या रिवर बेसिन है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। अब हम बात करेंगे कुछ विश्व के वे नगर जो मतलब किन नदियों पे स्थित हैं। ठीक है, तो जो विश्व के जो प्रमुख नगर हैं वह किन नदियों के किनारे स्थित है, इसको देखते हैं। तो यूएसए की कैपिटल जो वाशिंगटन है वो पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ है। इंग्लैंड में लंदन जो है वो टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ। फ्रांस का पेरिस शहर सिन नदी के किनारे है। जर्मनी का बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे है। इराक का बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। इटली का रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। मिस्र का आशवान शहर नील रिवर के किनारे है। सूडान का खार्तूम भी नील नदी के किनारे है। ऑस्ट्रिया का वियना शहर जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी है वो डेन्यूब नदी के किनारे है। सर्बिया का जो बेलग्रेड शहर है वो भी डेन्यूब के किनारे बसा है। बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है वो भी डेन्यूब के किनारे बसा हुआ है। तो ये आप जो डेन्यूब रिवर के किनारे बसे हुए वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट हैं, ये सब कैपिटल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों कैपिटल जो हैं वो डेन्यूब नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जर्मनी का जो बॉन शहर है वो राइन रिवर के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा, और ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। यूएसए का न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूक्रेन की कैपिटल कीव जो है वो नीपर या नाइपर नदी के किनारे है। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी किनारे है। नीदरलैंड का जो रॉटरडम है यह राइन रिवर के किनारे है। कंबोडिया का नोम पेन मेकांग रिवर किनारे है। स्पेन का मैड्रिड मेंजेनरेस, ठीक, मेंजेनरेस रिवर के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे है। चीन का संघाई शहर यांगटिस्कियांग रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक, थाईलैंड का बैंकॉक जो है, मतलब थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक ही है, तो बैंकॉक जो है वो मेनाम चाओ फ्राया रिवर के किनारे बसा हुआ है। वियतनाम की कैपिटल हनोई या रेड रिवर के किनारे है। और म्यांमार का यांगून इरावदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का तो क्या है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। उसके बाद दूसरा नंबर है न्यू गिनी, तीसरे पे है बोर्नियो और चौथे पे मेडागास्कर आता है। कभी कभी जो है वो टॉप 3 जो आइलैंड्स हैं वर्ल्ड के वो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। दूसरे नंबर पर न्यू गिनी है, तीसरे पे बोर्नियो है, चौथे पे मेडागास्कर है। जापान से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके द्वीप से। तो जापान के 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण क्रम देख लीजिए। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की अगर हम बात करें, ठीक, जापान में, ठीक, तो इसमें जो 4 द्वीप हैं वो होक्काइडो, होन्शु, सोकोकू और क्यूशु। तो सबसे साउथ में क्या है? क्यूशु है। ठीक है, सबसे नॉर्थ में क्या है? होक्काइडो है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। जापान की राजधानी जो टोक्यो वो होन्शु द्वीप पे ही स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों की। तो इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व के तरफ जो क्रम मिलेगा वह है सुमात्रा। तो एक्चुअली में इंडोनेशिया की पोजीशन आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करें इंडोनेशिया में, तो सुमात्रा, उसके बाद जावा, बाली और लोम्बोक, ये जो क्रम है यूपीपीएससी की अगर बात किया है तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व के क्रम क्या है? सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। अब हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप के बारे में। ठीक है, तो माजुली द्वीप जो है वो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया यह डेल्टा है जो एक रिवर आइलैंड है। ठीक, माजुली द्वीप, और आज की डेट में यह एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? असम का। विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तरफ झील का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो देश हैं उनके नाम दिए हैं।
तो सुपीरियर लेक कहाँ है? यूएसए और कनाडा के बीच में। हुरन क्या है? यूएसए भी कनाडा के बीच में। ऑन्टोरियो यूएसए और कनाडा के बीच में। ईरी यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। अब देखिए मिशिगन लेक जो है उसको ध्यान रखना है, वो पूरी तरीके से यूएसए में है। तो ये जो 5 झील हैं, सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, ईरी और मिशिगन, इसमें से केवल मिशिगन जो है पूरी तरीके से यूएसए में है। बाकी की जो 4 हैं वो यूएसए और कनाडा दोनों में फैली हुई हैं। ग्रेट साल्ट लेक भी यूएसए अमेरिका में है। कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर को घेरे हुए कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्री हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ भी चुके हैं। अरल सागर को घेरे हुए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है। विक्टोरिया जो झील है उसको घेरे हुए केनिया, युगांडा और तंजानिया, ये अफ्रीका की झील है, ठीक है। टीटीकाका लेक के बारे में बात करें, या जो है वो साउथ अमेरिका की झील है, या बोल्विया और पेरू से घिरा हुआ है। आयर लेक ऑस्ट्रेलिया में है। बैकाल, ओनेगा, लाडोगा, या दोनों ये तीनों जो है वो रूस में है। विनिपेग, अथाबास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, मोनिटोबा और रेंडियर, ये कनाडा की झीलें हैं। बलखास लेक जो है ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में, यह कजाकिस्तान की झील है। तो ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व के क्रम ध्यान रखिए। जो 5 जो झीलें हैं यूएस और कनाडा को जो शेयर करती हैं, ठीक है, उनको पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या होगा? सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो। अब हम बात करेंगे झीलों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए, तो कैस्पियन सागर, चूँकि यह इतनी बड़ी है कि इसके आगे जो है कैस्पियन झील ना बोल के क्या बोलते हैं? कैस्पियन सागर बोलते हैं। विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, ठीक है। अगर विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो सुपीरियर झील बताइएगा। विश्व की सबसे गहरी झील पूछा जाए तो बैकाल झील बताइएगा। अब विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन से? ओजोस डेल सलाडो। क्या? ओजोस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टीटीकाका, ठीक। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और विश्व की सर्वाधिक खारी झील वान झील है, ठीक, जो कि टर्की में है। कहाँ है? तुर्की में। विश्व के सबसे नीची झील है वो है डेड सी। झीलों की वाटिका फिनलैंड कंट्री को बोला जाता है। तो फिनलैंड को जो है झीलों की वाटिका बोला जाता है। और दूसरा नाम भी क्या है? 1000 झीलों का देश। किसको बोलेंगे? फिनलैंड को बोलेंगे। विश्व के प्रमुख जलप्रपात की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ जलप्रपात है और किस नदी पे स्थित है और किस देश में है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल, जो कि चुरून नदी पे है। कहाँ पे? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में। नियाग्रा वाटरफॉल सेंट लॉरेंस रिवर पे है, यूएस और कनाडा में है ये, ठीक। कुछ अन्य जो जलप्रपात हैं उनको देखते हैं। विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी रिवर पे है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश में ये जो है इसकी स्थिति है। स्टैनले की अगर बात करें तो कांगो या जायर रिवर पे है, वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में यह स्टैनले वाटरफॉल है। अब विश्व के जो प्रमुख बांध हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तरफ बांध है, उससे संबंधित नदी और संबंधित देश दिया हुआ है, ठीक है। तो रोगुन विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, बाक्स नदी पे है, या ताजिकिस्तान में है। आसवान जो है वो नील नदी में है, मिस्र में। हुअर डैम कोलोरेडो रिवर पे है, यूएसए में। करीबा बांध जो है जाम्बेजी रिवर पे है, जाम्बिया में। नूरेक बाक्स नदी पे है, ताजिकिस्तान में। ई तेपू जो है वो पराना रिवर पे है, ब्राज़ील और पराग्वे में। पंचेत हिल जो है दामोदर रिवर पे है, भारत में। अब हम बात करेंगे जो विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य या जल संधियाँ हैं, वाटर स्टेट है, उनके बारे में। तो इधर है जल संधि, यह है खाड़ी और उससे संबंधित देश। मलक्का जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर में स्टेट बनाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया 2 देशों के बीच में है। सुंडा जो जल संधि है, सुंडा जो स्टेट है वह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, ठीक। यह इंडोनेशिया में। पाक या बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कनेक्ट करता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। बाब अल मंडेब जो है वह लाल सागर मतलब रेड सी और अदन की खाड़ी को कनेक्ट करता है, यमन और जिबूती के बीच में है, ठीक है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर के मध्य है, स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है। हारमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, ओमान और ईरान को कनेक्ट करता है, ठीक है, ओमान और ईरान को। बारपोरस काला सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करता है, यह तुर्की में है। डोवर
जो स्ट्रेट है यह है उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता है। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को कनेक्ट करता है, ये कनाडा में है। इसी तरीके से जो डेविस स्ट्रेट है वो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को कनेक्ट करता है, ग्रीनलैंड और कनाडा इन दो देशों को जो वो कनेक्ट करता है। बेरिंग जो है बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को कनेक्ट करता है और अलास्का एवं रूस को ये कनेक्ट करता है। बॉस तस्मान सागर और दक्षिण सागर को कनेक्ट करता है, यह ऑस्ट्रेलिया में है। टॉरेस जो है आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को कनेक्ट करता है, यह न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को भी इंटरलिंक करता है। कुक या तास्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है, यह न्यूजीलैंड में है। अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। तो पनामा नहर जो संबंधी देश है वो है पनामा, ठीक, पनामा, और यह जो है अटलांटिक महासागर और मध्य प्रशांत महासागर के बीच में है। स्वेज नहर जो है वो मिस्र में है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। किल नहर जो है जर्मनी में है, या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। वोल्गा डॉन जो है वो रूस में है। यह रोस्टो और स्टालिनग्राड के बीच कनेक्टिव लिंक का काम करता है। सू रिवर यूएसए में है जो कि सुप्रियर और हुरन झील के मध्य में है। ईरी यूएसए में है जो कि ईरी और मिशिगन झील के बीच में है। वेलैंड जो है वो कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो झील के बीच में है, ठीक है। स्वेज नहर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। स्वेज नहर का जो निर्माण होता है वो 1869 ईस्वी में होता है और इस पे जो आधिकारिक तौर पे जो कब्जा है वो मिस्र का है। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है और उत्तरी पोर्ट सहित दक्षिणी पोर्ट तेओफिक पोर्ट, ये है पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट स्वेज नहर के। यह जो है लाल सागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है और इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, ठीक। इधर जो है ट्राइब्स हैं और इधर संबंधित क्षेत्र या देश हैं। एस्किमो या इन्यूट, यह ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में पाए जाते हैं। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में। एनू जापान में। सेमांग मलेशिया। किर्गिज मलेशिया। वेद्दा श्रीलंका में। मसाई पूर्वी अफ्रीका। पिग्मीज कांगो बेसिन। बद्दू अरब मरुस्थल। जूलू दक्षिण अफ्रीका। निग्रो मध्य अफ्रीका, ठीक है। अब इसी क्रम में बात करेंगे पापुआंस, ये न्यू गिनी में पाए जाते हैं। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में। बर्बर मोरक्को में। नुबा सूडान में। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका। आगे हम लोग बात करेंगे माया जो ट्राइब्स है वो सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। लैप्स जो है स्कैंडिनेवियन प्रदेश में पाई जाती है। यूपिक पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का में। बंथू जो है पूर्वी और मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक नगर हैं और वह किसके लिए प्रसिद्ध है उनके बारे में। तो ओसाका जो है वो जापान का नगर है जो कि सूती वस्त्र, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नगोया भी जापान में है, यह भी सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट ये अमेरिका में है, यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अनसन चीन में जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हवाना जो है वो क्यूबा में है जो कि सिगार बनाने के लिए प्रसिद्ध है, क्या, सिगार। मिलान शहर जो इटली में है वह रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सेफिल्ड इंग्लैंड में है जो कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एसन जर्मनी में है जो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लियोन जो है वो फ्रांस में है, रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। अबादान ईरान में है जो कि तेल शोधन, तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। डूंडी स्कॉटलैंड में है जो कि जूट वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। संघाई चीन में है, वस्त्र एवं मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है जो कि ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस जो है इटली का शहर है जो कि कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग यूएसए में है, लौह एवं इस्पात इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है जो कि पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्यू जो है यूक्रेन की कैपिटल भी है और इंजीनियरिंग वर्क के लिए प्रसिद्ध है। चेलाबिस्क ये भी रूस में है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करें विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इधर पत्तन का नाम दिया हुआ है और किस देश में स्थित है उसका नाम दिया है। तो रॉटरडम कहाँ है, नीदरलैंड में। पोर्ट नेलोथ जिसको पोर्ट डायमंड भी बोलते हैं यह है साउथ अफ्रीका में। सेंटोस कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह ब्राज़ील में है। मरकैबो ये है वेनेजुएला में। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। इगारका रूस में है। इगारका कहाँ है, रूस में। मोंटेविडियो ये उरुग्वे की कैपिटल भी है और ये पत्तन भी है, ठीक। त्रिपोली लीबिया में है। ग्वादर पाकिस्तान में है और योकोहामा जो है वो जापान में है। अब हम बात करेंगे विश्व के सबसे लंबे महामार्ग के बारे में। तो यह पैन अमेरिका महामार्ग है। यह क्या करता है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका
को यूएसए और कनाडा से जोड़ता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा को जोड़ता है क्या? पैन अमेरिकन महामार्ग। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है क्या? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो अगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसकी लंबाई 9332 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप को के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको जोड़ता है। और विश्व का सबसे व्यस्ततम अगर महासागरीय मार्ग पूछा जाए तो आप इसी को बताइएगा, ठीक है। तो यह ऑल अबाउट था वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी क्रम में हर एक सब्जेक्ट का इस तरीके से मार्क्स बूस्टर जो सीरीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे। और ध्यान दीजिए ये फैक्ट वाइज जो वीडियो है और ये जो है वो जल्दी से फास्ट रिवीजन करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो अंतिम समय में आप अपने एग्ज़ाम में फास्ट रिवीजन कर सकें तो ये फैक्ट जो है आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आप इन फैक्ट्स के आधार पे जो है वो उन प्रश्नों को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।